इस बुक में फाइनेंशियल फ्रीडम के मल्टीपल एस्पेक्ट बताए गए हैं। इफ यू डोंट ओन अ पीस ऑफ अ बिजनेस, यू डोंट हैव अ पाथ टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। सबसे पहले तो फाइंड कीजिए कि आपका स्पेसिफिक नॉलेज क्या है। इन द एंड ये होगा कि आप बोर हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे अपने काम से और छोड़ देंगे थक हार के बाद में। इसका ऑथर कहते हैं कि अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, तो आप मान सकते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर हैं। बी पेशेंट, इट टेक्स टाइम। The best book I have ever read about financial freedom is The Almanac of Naval Ravikant. Almanac का मतलब होता है कि current information about one और multiple subject, और इस बुक में financial freedom के multiple aspects बताए गए हैं। This book doesn't give you brief information और step by step information about how to achieve financial freedom, but it will provide you psychological method to achieve this. मैं इस वीडियो में इस बुक से 4 से 5 मेजर पॉइंट्स डिस्कस करूंगे आपके साथ, जिसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि बाकी बुक आपको पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, खरीदनी है नहीं खरीदनी है। खरीदनी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप खरीद के पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालू अनंत, डॉटर ऑफ अ सुपर वुमन, अ रिसर्चर, अ ब्लॉगर एंड अ गर्ल विद 1000 ऑफ ड्रीम्स। फर्स्ट थिंग जो ये बुक हमें बताती है कि फाइंड अ स्पेसिफिक नॉलेज। अब ये क्या है स्पेसिफिक नॉलेज? मतलब कि आपको पहले तो ऑब्जर्व करना है अपने आप को, 1 महीने आध 1 हफ्ते तक देखना है कि आपको क्या क्या पसंद है करना, और उन चीजों को मिलाकर आप ऐसा कौन सा पाथ बना सकते हैं जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पढ़ना पसंद है, पढ़ाना भी पसंद है, नई नई चीजें सीखना जानना पसंद है और उसे लोगों को बताना तो बहुत ही पसंद है। फिर मैंने सोचा कि ये सारी चीजें मिला के मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे मैं अपने करियर पाथ बना सकूँ। तो कई सारे ऑप्शन खुले, जैसे मैं टीचर बन सकती हूँ, प्रोफेसर बन सकती हूँ स्कूल की, जिसकी मैं तैयारी कर भी रही हूँ। इसके अलावा मैं YouTube चैनल स्टार्ट कर सकती हूँ जो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए मुझे किसी एग्जाम की तैयारी भी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे पढ़ना पढ़ाना पसंद है, मुझे नई नई चीजें जानना पसंद है, मुझे लोगों को उसके बारे में बताना पसंद है। तो YouTube बहुत बढ़िया माध्यम है इसके लिए। तो मैंने अपनी लाइकिंग्स को मिलाकर एक पाथ बनाया अपने लिए। ऐसे ही आपको अपने लाइकिंग्स को देखना है। अगर आपको कंप्यूटर पे टाइम बिताना पसंद है, वीडियो एडिटिंग पसंद है, नई नई स्किल सीखना पसंद है वीडियो एडिटिंग की फील्ड में, तो आप वीडियो एडिटर ही बन सकते हैं। नई नई चीजें आ रही हैं, AI रिलेटेड चीजें आ रही हैं, नई नई चीज सीख के आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। इसमें ग्राफिक डिजाइनर हो सकते हैं। अगर आपको स्केचिंग वगैरह सब पसंद है तो उससे रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको कोडिंग पसंद है तो वो तो अलग ही एक बड़ा फील्ड हो जाता है, तो आप उस पाथ को चूज कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो फाइंड कीजिए कि आपका स्पेसिफिक नॉलेज क्या है, जिसमें आपकी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स सब शामिल होंगे। हाँ, और इसमें ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी जो लाइकिंग्स हैं उसमें 2 फैक्टर जरूर हों। पहला, आपको ये देखना है कि वो इंटरनली मोटिवेटेड है कि एक्सटर्नली। मतलब आपने किसी और को देखा कोई काम करते हुए और सिर्फ वो देखने की वजह से आपको बहुत एक्साइटिंग लगा, सिर्फ इसलिए वो आपको पसंद आ रहा है, या वो आप अंदर से करना भी चाहते थे। और दूसरा, आपको ये देखना है कि उसका फोकस किधर है, प्रोसेस की तरफ या फिर आउटकम की तरफ। मतलब आपको, जैसे आप वीडियो एडिटर है अगर, तो वीडियो एडिटिंग के प्रोसेस में आपको मजा आता है, या फिर आपको वीडियो एडिटिंग करके जो पैसे मिल रहे हैं सिर्फ वो उससे मतलब है, चाहे वो चीज आपको काम पसंद हो ना पसंद हो, आप बस कर रहे हैं क्योंकि आपको उसका आउटकम दिख रहा है। तो ये चीजें जरूर पहचानिए, क्योंकि आउटकम बेस्ड अगर आपका स्पेसिफिक नॉलेज होगा, आप डिसाइड करेंगे अपने गोल्स, तो इन द एंड ये होगा कि आप बोर हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे अपने काम से और छोड़ देंगे थक हार के बाद में। इसीलिए ठीक से पहचानिए कि वो इंटरनली मोटिवेटेड है या एक्सटर्नली, साथ ही उसका फोकस किधर है, आउटकम पे या फिर प्रोसेस पे। अब इस बारे में राइटर क्या कहते हैं वो पढ़ लेते हैं, वो देख लेते हैं एक बार। स्पेसिफिक नॉलेज is found much more by pursuing your internal talents, your genius, curiosity and your passion. It's not by going to school for whatever it is the hottest job. It's not by going into whatever fields investors say it is hottest. Second thing, what this book tells us that take accountability on your own name. This book says that stop hiding behind the name of brand or institution. Example देके समझाती हूँ। मान लीजिए आप IT सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, आप कोडिंग करते हैं, आप किसी बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो जब तक आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं एज एन इंजीनियर, आपको कौन जानता है? आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड एंड फैमिली, सिर्फ इतने ही लोग जानते हैं। इस कंपनी में रहते हुए, इस पोस्ट पे रहते हुए आप सिर्फ सैलरी उठा सकते हैं, लेकिन इस किताब में तो बात की गई है रिच बनने की। तो उसके लिए आपको अपने नाम पर कुछ करना पड़ेगा।
पड़ेगा। तो अगर आपको सच में कोडिंग पसंद है तो आप किसी कंपनी में अगर जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब करते हुए भी आप साइड बाय साइड कुछ ऐसा क्रिएट कीजिए जो आपके नाम के अंडर रजिस्टर हो, जो जिस पर आपका टैग हो, आपका टैग, जिससे आपको दुनिया पहचाने। आप कोई ऐप बना सकते हैं, कोई वेबसाइट बना सकते हैं ऐसा, या फिर कुछ भी ऐसा एआई रिलेटेड डेवलप कर सकते हैं, एआई मॉडल डेवलप कर सकते हैं। हाँ, ये चीज रिस्की जरूर है, लेकिन जब तक आप अपने नाम के अंदर रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप रिच बनने का तो मतलब जो इस बुक में प्रोसेस बताया गया है वो तो फॉलो नहीं ही हो पाएगा। तो ऑथर कहते हैं कि अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, तो आप मान सकते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर हैं। When someone takes accountability, he or she is taking more and more risk, but also getting higher and higher rewards. अब रिस्क कौन सा? The risk here would be you would probably be the last one to get your capital back out. You'll be the last one to get paid for your time, the time that you put in, the capital you put into the company. These are the risks. ओके, नाउ थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपने स्पेसिफिक नॉलेज पहचान ली अपनी, आपने रिस्क भी ले लिया, लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने अपना नाम बना लिया अलग से, आपने अपना एआई मॉडल, ऐप या वेबसाइट डेवलप किया जिसकी वजह से आपकी अलग एक पहचान बन गई, लेकिन आप किसी कंपनी के ओनर तो नहीं है, तो आप उस कंपनी के ओनर से ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे जहाँ आप काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात छोड़ते हैं, इस बुक में जो एग्जाम्पल दिया उसी एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ आपको। मान लीजिए आप एक बहुत फेमस सर्जन है, लेकिन काम तो किसी हॉस्पिटल के लिए ही कर रहे हैं। बेशक आपके नाम के अंडर आपने रिस्क लिया, दुनिया में आप बेस्ट सर्जन की ख्याति पा चुके हैं, लेकिन सैलरी ही उठा रहे हैं अभी भी। और आपसे बड़ा रिस्क कौन ले रहा है? वो हॉस्पिटल जिसने आपको हायर कर रखा है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किसको मिलेगी? आपको या उस हॉस्पिटल को जो आपके नाम के साथ रिस्क ले रहा है? If you don't own a piece of a business, you don't have a path towards financial freedom. Why is owning equity in a company important to become rich? It's ownership versus wage work. If you are paid for renting out your time, even lawyers and doctors, you can make some money, but you are not going to make the money that gives you financial freedom. You are not going to have a passive income where a business is running for you while you are on vacations. Without ownership, when you are sleeping, you are not earning. When you are retired, you are not earning. When you are on vacation, you are not earning. हाँ, ये ज़रूर है कि हर कोई ओनर नहीं हो सकता, हर कोई अपनी कंपनी खोल के नहीं बैठ सकता। आप में से कई लोग इतना आगे का नहीं सोच रहे होंगे और आपने रिस्क लेने तक का कर लिया काम। तो इसके अलावा और भी मेथड है, अगर आप ये थर्ड स्टेप फॉलो नहीं कर सकते हैं जो इस बुक में बताए गए हैं। जैसे कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे आप टेक कंपनी में काम कर रहे हैं मान लीजिए, तो आप उस कंपनी की इक्विटीज़ ले सकते हैं, उनसे शेयर मांग सकते हैं सैलरी के अलावा उस कंपनी की कुछ, ताकि जब उसकी वैल्यू बढ़े तो आपके भी इक्विटी है, आपके जो शेयर्स हैं उसकी भी वैल्यू बढ़े और वो भी आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले ही जाएंगे इन द एंड। इसके अलावा कई लोग रिस्क लेकर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। आपने रिस्क तो इसमें भी लिया क्योंकि कई स्टार्टअप्स डूब जाते हैं, लेकिन अगर वो स्टार्टअप ना डूबे और वो अच्छा सक्सेसफुल रहे, यूनिकॉर्न बन जाए या फिर बाद में चल के और भी प्रोग्रेस करे, तो आप उसे बहुत हायर प्राइस पे बेच भी सकते हैं आगे चल के। तो ये भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक तरीका है। अगर आप अपना कुछ ओन नहीं करना चाहते, कंपनी नहीं खोलना चाहते, तो ये भी कुछ स्टेप्स हैं, तरीके हैं जिससे आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं, वो लेवल अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी सैलरी से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। स्पेंड लेस एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, इक्विटीज। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज लेवरेज। अब ये क्या है? इस किताब में 3 तरह के लेवरेजेस की बात की गई है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लेवरेज इज लेबर, other human working for you. It is the oldest form of leverage and actually not great one in the modern world. I would argue this is the worst form of leverage that you could possibly use. Managing other people is incredibly messy. सेकेंड फॉर्म जो बताया गया है इस बुक में लेवरेज का, वो है मनी। मनी इज़ गुड एज अ फॉर्म ऑफ लेवरेज। इट मीन्स एवरी टाइम यू मेक अ डिसीजन यू मल्टीप्लाइंग इट विद मनी। Capital is a trickier form of leverage to use. It's more modern. It's the one that people have used to get fabulous wealth in the last century. It's probably been the dominant form of leverage in the current century. इसके बाद जो थर्ड फॉर्म है लेवरेज का, द फाइनल फॉर्म ऑफ लेवरेज इज ब्रांड न्यू, द मोर डोमिनेंट फॉर्म. इट इज प्रोडक्ट्स विद नो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रिप्लिकेशन. अब ये है क्या? दिस इंक्लूड्स बुक्स, मीडिया,
movies and code. Code is probably the most powerful form of permissionless leverage. All you need is the computer. You don't need anyone's permission. फॉरगेट रिच वर्सेस पुअर, आगे ऑथर क्या कहते हैं कि फॉरगेट रिच वर्सेस पुअर, वाइट कॉलर वर्सेस ब्लू, इट्स नाउ लेवरेज वर्सेस अनलेवरेज। तो आप किस फॉर्म के लेवरेज का यूज़ करें, कौन सा फॉर्म ऑफ लेवरेज यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम। आपने सब कुछ कर लिया लेकिन आप टाइम ही नहीं दे रहे हैं, आप पेशेंस ही नहीं रख रहे हैं, तो सब बेकार है, कुछ नहीं हासिल हो पाएगा। ऑथर क्या कहते हैं इस बारे में वो देखते हैं। बी पेशेंट। ऑथर कहते हैं वन थिंग आई फिगर्ड आउट लेटर इन लाइफ इज जनरली, at least in tech business in Silicon Valley, great people have great outcomes. You just have to be patient. Every person I met at the beginning of my career 20 years ago, where I looked at them and say, whoa, this guy or girl is super capable, so smart and dedicated. All of them, almost without expectation, become extremely successful. You just have to give them a long enough time scale. It never happens in the time scale you want or they want, but it does happen. Author कहते हैं it takes time. Even once you have all of them pieces in place, there is an indeterminate amount of time you have to put in. If you are counting, you'll run out of patience before success actually arrives. आगे author कहते हैं You have to enjoy it and keep doing it. Keep doing it and keep doing it. Don't keep track and don't keep count. क्योंकि because if you do, you will run out of time. देखिए अब की जो जनरेशन है ना, वो जैसे जैसे एआई की तरफ बढ़ रही है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो आप अब सिर्फ घर पे बैठ के फ़ोन चलाते हुए, स्क्रॉलिंग करते हुए टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने 20s में हैं, 30s में हैं, तो आपको स्टेप लेने ही पड़ेंगे इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। और आप अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं, फ़ोन यूजेस को अगर बहुत एडिक्टेड हो गए हैं आप, उसे कैसे कम कर सकते हैं, वो मैंने अपनी इस वीडियो में बता रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह से और भी किताबों की समरीज वगैरह मैं लाने की कोशिश करूंगी आगे आने वाले टाइम में। मेरी अदर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।